Hello friends, my name is Gulshan Misra and I welcome you all to my YouTube channel Knowledge Masters। आप ये मेरा फोटो देख रहे हैं और इसके बगल में ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है और ये लिखा हुआ है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ IR, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। सो क्या होता है कि आप किसी भी बड़े कोचिंग में चले जाइए, वहाँ पर आपको कुछ नोट्स थमा देंगे और उसके बाद फिर लेक्चर वीडियो डाल देते हैं कि आप इसको पढ़िए, इससे आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप समझ जाएंगे। लेकिन ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस के जीएस पेपर 3 में इससे क्वेश्चंस आते हैं, साथ में प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वहां पर एक सब्जेक्ट है, वहां पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो आदमी जो इस लेक्चर को देख रहा हो, अगर वो किसी चीज की तैयारी नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर वो न्यूज में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, एक देश दूसरे देश से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इन सब बातों में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, अगर इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता है तो ये टॉपिक उनके लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि इससे उनको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और मैं इसको A to Z पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज को देखेंगे, आप जब भी मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी लेक्चर सीरीज जो है इसकी मिलेगी। अगर आप पूरे लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हैं, जो कि मैं अभी बना रहा हूं, तो आपको एक कंप्रिहेंसिव और एक एनालिटिकल व्यू मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वाई वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बेसिकली अंतरराष्ट्रीय संबंध को हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसको जानने के लिए हम पहले ये जानेंगे, देखिए आप नेशन स्टेट के बारे में जानिए। पहले बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने देश में, अगर आप देखिए तो जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, तेलंगाना एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, और हम क्या है, कंट्री कौन सी है हमारी, इंडिया। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे या फिर आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज जानना होगा कि स्टेट का मतलब होता है कंट्री। आप जिस भी कंट्री को डिनोट करेंगे वो एक स्टेट है। जैसे पाकिस्तान इज ए स्टेट, जैसे इंडिया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज स्टेट, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो भी एक स्टेट है। तो किसी भी कंट्री को आप डिनोट करेंगे तो उसको आप स्टेट के तौर पर डिनोट करेंगे, समझ रहे हैं। सो द वर्ल्ड इन विच वी लिव डिवाइडेड इनटू नेशन स्टेट, ऑल ह्यूमन आर इनहेबिटेंट टू सम स्टेट और अदर। तो क्या है कि जैसे मैं कहाँ रहता हूं, मैं वाराणसी में रह रहा हूं। वाराणसी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश किस स्टेट, किस कंट्री में है, वो है इंडिया में। कोई आदमी लाहौर में रह रहा है, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है, वो कहाँ पे है, यूएसए में। कोई आदमी एम्स्टर्डम में रह रहा है, वो कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में। सो बेसिकली आप विश्व में किसी भी ज्योग्राफिकल लैंड पे, किसी भी जगह पे रहते हैं तो आप किसी न किसी स्टेट में रहते हैं, मतलब किसी न किसी कंट्री में आप रहते हैं। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से किस तरीके से इंटरेक्शन करती है, वो इंटरेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। उसी इंटरेक्शन के स्टडी को वो हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बोलते हैं। अब जैसे क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बैंकिंग का होता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, शिप्स का मूवमेंट हुआ, फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ, ऐसी हजारों चीजें हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं। क्योंकि कोई भी राज्य जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता कि वो किसी के साथ कोई लेन देन ना करे, वहां के लोग किसी दूसरे कंट्री में ना जाए, किसी दूसरे कंट्री के लोग वहां पे ना आए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्टेट आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको इंटरेक्शन करना ही करना है दूसरे स्टेट से। सो उसी की स्टडी जो होती है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पड़ती है। और जिस तरीके का एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यवहार करता है, इंटरेक्शन करता है, उस स्टेट में, मतलब उस देश में रहने वाले लोगों के पॉपुलेशन पे वो चीज पॉजिटिवली और निगेटिवली अफेक्ट करती है। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट स्ट्राइक करी, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, जंग के बीच में टेंशन एक्सेलेट हो रही थी, तभी क्या हुआ, हमारा एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में जा गिरा। और जब तक वो पायलट इंडिया वापस नहीं आया तब तक पूरे देश की सांस एक तरीके से रुकी हुई थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वो भी क्या है, वार, फाइट भी एक तरीके का इंटरेक्शन ही है।
कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया या पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, उससे इसकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो होती है वो जरूर अफेक्ट होती है। सो हियर आफ्टर वी कैन से दैट IR is the study of all these interaction and subsequent consequences. So इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो इसी इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उसी की स्टडी को हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं। The interaction that happens among the state in international state system is the result in socio-economic, political and historical consequences for domestic population. तो मैंने अभी जो बताया कि जो भी तरीके का इंटरेक्शन एक राज्य दूसरे राज्य से करता है वो उसके सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, हिस्टोरिक, ये सारी जो फील्ड है उस पर पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी तरीके का कॉन्सिक्वेंस वो डालता है। अभी हम ये समझ गए इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम क्यों पढ़ते हैं। अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ाने के पहले मैंने एक टर्म आपको बताया, स्टेट। सो स्टेट एक्चुअली क्या है, किस तरीके से स्टेट इवॉल्व हुआ, अभी हम इसकी स्टडी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो अब ये देखिए, जो मदर अर्थ है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे 7 कॉन्टिनेंट हैं और आपके महासागर हैं, सागर हैं, द्वीप हैं, काफी सारे कुछ है। तो ये कोई हमारी मदर अर्थ ने, जो हमारी धरती माता है, उन्होंने कोई ऐसा डिवाइड नहीं किया कि ये इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, ये देश रहेगा, ये वो देश रहेगा। ये एक तरीके का पॉलिटिकली किया गया है, ये ह्यूमंस द्वारा किया गया है, ठीक है। सो स्टेट इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट हैज अ डिफाइंड टेरिटरी विद अ परमानेंट पॉपुलेशन टू बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज सॉवरेन। सो अभी हम ये जानेंगे कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो स्टेट का 4 इसेंशियल्स होना बहुत नेसेसरी है। पहला चीज तो ये, स्टेट में टेरिटरी होनी चाहिए। जैसे भाई जाहिर सी बात है, जैसे इंडिया को आप देख लीजिए, इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा, ये एक ज्योग्राफिकल एंटाइटी इतनी इंडिया के पास है, ये इंडिया की टेरिटरी है। तो राज्य होने के लिए सबसे पहली चीज जो होगी कि वो एक पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल लैंड जो है उस स्टेट के पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ जमीन का हिस्सा जो है पृथ्वी के उसके पास होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, परमानेंट पॉपुलेशन, वहां पर निवास करने वाले लोग भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टेरिटरी है और उस टेरिटरी को हम देश मान लिए। उसके लिए क्या है, टेरिटरी में रहने वाले एक परमानेंट पॉपुलेशन भी होना चाहिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है क्या है, वो है गवर्नमेंट। जैसे क्या है, इंडिया में हर 5 साल पे चुनाव होता है, केंद्र की सरकार बनती है, राज्यों में चुनाव होता है, राज्य सरकारें बनती हैं और वो जो है प्रॉपरली गवर्न करते हैं कंट्री को। अब जैसे क्या है कि किसी भी कंट्री को ऑफिशियली इंडिया से इंटरेक्ट करना होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इंटरेक्शन करेगी। सो एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है। उसी तरीके से राज्य के जो परमानेंट इसेंशियल है, पहले तो टेरिटरी होनी चाहिए, रहने वाले लोग होने चाहिए, और जो है तीसरी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये मतलब है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही होनी चाहिए इंडिया में। जैसे आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को देख लीजिए, जैसे UAE है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जो सऊदी प्रिंसेस होते हैं, सऊद के जो किंग है, जो वहाँ की जो डायनेस्टी है, वो वहां पर रूल करती है। तो वहां के लोग ही जो प्रिंसेस होते हैं, जो किंग्स होते हैं, वही वहां पर रूल करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट का कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन हाँ एक ऑफिशियल आधिकारिक चैनल होना चाहिए। अदरवाइज एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरीके से इंटरेक्शन करेगा, किस तरीके से वो कहेगा, क्योंकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ना। नहीं तो ऐसे तो खूब सारे लोग हैं, किसी से भी कोई बात करे, वो एक नेसेसरी स्टेट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी देश के साथ एक संधि करनी है, लेट्स से कि कोई एरिया डिसाइड करना है, तो वहां के किसी एक व्यक्ति से हम किए, किसी एक पॉपुलेशन से किए, अगले लोग मानने को तैयार नहीं है। तो एक प्रॉपर वहां की एक गवर्नमेंट होगी, तभी तो हम उससे किसी भी तरीके का पॉजिटिव या निगेटिव इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट होना नेसेसरी है। और चौथी चीज क्या है, सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, हम ये देखेंगे इसमें। इट इज अ सिचुएशन ऑफ एन एब्सेंस ऑफ एन अथॉरिटी हायर देन दैट ऑफ स्टेट। सो ये एक क्या है, सॉवरेनिटी का तंत्र मतलब ये होता है कि राज्य जो होगा, ये राज्य जो है इसके ऊपर कोई नहीं होगा, ये
हाईएस्ट सुप्रीम बॉडी है, ये अपना फैसला खुद करेगा। कोई अंतरराष्ट्रीय बॉडी, कोई अंतरराष्ट्रीय कोई दूसरा देश या कोई और व्यक्ति इसका कोई फैसला नहीं करेगा। वो फैसला खुद करेगा, इंडिपेंडेंट करेगा, और वो फैसला उसको सर्वमान्य होगा। समझ में आ रहा है? इट मीन्स द स्टेट हैज फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स विदाउट बीइंग एंसर्ड टू एनी अथॉरिटी ओवर इट। मतलब कि जो राज्य है वो जो भी फैसला करेगा उसके लिए वो किसी को एक्सप्लेनेशन देने की किसी के लिए वो आंसरेबल नहीं होगा। जैसे क्या था कि जब भारत ब्रिटेन के कब्जे में था, जो कॉलोनियल पावर का हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती थी वो रिपोर्ट करती थी कहाँ पे? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उसकी रिपोर्ट करती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, भारत एक राज्य बना, एक स्वतंत्र राज्य बना, अब भारत को ऐसी किसी भी तरीके की औपचारिकता या किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग में किसी की जरूरत नहीं। अब जब भी आप भारत का जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारी प्रस्तावना है, उसको आप पढ़िए तो उसमें क्या लिखा रहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। सो सबसे पहला चीज क्या है कि भारत को हम लोकतंत्र बनाएंगे। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी को बोलते हैं, सॉवरेनिटी का मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है, सॉरी रिपब्लिक बोलते हैं उसको। सॉवरेनिटी का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसे है कि को जो देश है वो किसी को आंसरेबल नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है एंड देयर इज नो अथॉरिटी एबव इट। तो अभी क्या है, हम इसेंशियल 4 पढ़ लिए कि राज्य होने के 4 इसेंशियल क्या है। सबसे पहली चीज तो किसी राज्य बनने के लिए उसकी एक परमानेंट टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में निवास करने वाले परमानेंट एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे उसको गवर्न किया जा सके, ताकि जो दूसरे राज्य हैं जो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे उसको उसके साथ पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी तरीके का इंटरेक्शन कर पाए। और चौथी चीज मैंने ये बताई सॉवरेनिटी, मतलब वो राज्य फ्री होना चाहिए इंटरेक्शन करने के लिए किसी भी राज्य से। उसका जो भी डिसीजन हो उसका खुद का हो, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, कोई अथॉरिटी एवं उसके ना हो। तो समझ में आ रहा है? तो हम बेसिकली समझे क्या? स्टेट। सो स्टेट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉट द इट इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, नॉट द नेचर मदर। तो मैंने क्या बताया भाई कि जो राज्य है ये एक तरीके का पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये हम इंसानों ने इसको बांटा है, ऐसा नहीं है कि मदर अर्थ ने इसको बांटा था। अभी हम ये देखेंगे कि स्टेट जो है इवॉल्व किस तरीके से हुआ। ऐसा तो है ना कि स्टेट नया आ गया, इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री जो है नई आ गई। ये बेसिकली एक चेन ऑफ इवेंट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, उसके कारण जो है स्टेट इवॉल्व हुआ। तो हम इस इंटरेक्शन को बेसिकली देखेंगे एकदम पीछे से, जब से हम पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, या एंसेंट हिस्ट्री आप बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एंसेंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, कहीं कहीं आपको लॉ भी पढ़ना है, कहीं कहीं सोशियोलॉजी पढ़ना है, कहीं कहीं पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पढ़ना है, कहीं कहीं आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है। तो ऐसा कोई ये खुद का एक सब्जेक्ट नहीं है, जो पीछे से होती हुई आई चीजें हैं, ठीक है, पॉलिटिकल चीजें, हिस्टोरिकल चीजें या और भी सारी चीजें होते आए हैं, उसका बेसिकली किस तरीके से वो एक चैनल में चली, किस तरीके से वो आगे बढ़ते 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 आज हम एक नेशन स्टेट हो चुके हैं इंडिया, और पूरा विश्व जो है कंट्रीज के भाग में डिवाइड हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को हमको बेसिकली पूरा पढ़ना है कि हम किस तरीके से राज्य किस तरीके से हमारा इवॉल्व हुआ। चलिए तो हम उसको देखते हैं एंसेंट टाइम से। तो शुरुआत में जब ह्यूमंस थे हम लोग, तो सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि पृथ्वी आई, एग्जिस्टेंस हुआ, फिर उसके बाद फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने, एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय बोलते हैं हम लोग, फिर धीमे धीमे स्मॉल ऑर्गेनिज्म बने, फिर उसके बाद फिर मंकीज आए, मंकीज के बाद फिर ह्यूमंस आए। तो जब से हम ह्यूमंस आए उससे जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या था कि ह्यूमंस होते हंटर्स एंड गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स मतलब ये होता है कि जानवरों को मारना और खा जाना। तो वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे खाने की तलाश में और भी चीजों की तलाश में। तो वो एक सेटल्ड लाइफ नहीं था, आज यहाँ है, कल को 10 किलोमीटर दूर है, फिर कहीं और है, फिर कहीं और है, इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि जब से डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, जब क्या हुआ कि आप जब उसको मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, पैलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसका फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो एंसेंट हिस्ट्री का है, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा। आप इसमें मोटा मोटी बस इतना जानिए कि जब एक
प्लांटेशन शुरू हुआ, जब लोग खेती करना शुरू किए, जब जानवर का पालना शुरू किए, तो सेटल्ड हैबिटेशन में रहने लगे, क्योंकि जानवर को लेके आप मूवमेंट बहुत दूर तक नहीं कर सकते। जो आप खेती किए हैं उसको काटना नेसेसरी है। तो जब हंटर्स एंड गैदरर्स से लोग एक जगह पर रुकना शुरू हुए, एक सेटलमेंट बनाना शुरू किए, तो सेटलमेंट बनाने के कारण क्या हुआ कि छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी, छोटी छोटी वो होने लगे, तो लोग जो है उसको एक घेराबंदी करने लगे कि ये हमारा पार्ट ऑफ लैंड है, ये हमारी बस्ती है। तो यहीं कहीं से आपका एक स्टेट का इमरजेंस होता है कि एक जमीन के टुकड़े पर अपना आधिपत्य जमाना। ये बेसिकली स्टेट इस तरीके से इवॉल्व हुआ। सो पहले आप ये देखिए कि जो स्टेट इवॉल्व हुए, जैसे आप पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यताओं को देखें, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जिप्सियन हो, ये सारी की सारी नदियों के किनारे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो टिग्रिस नदी के किनारे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे, रोमन एम्पायर जो था हॉली रोमन वो डानवेव और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे था, चाइनीज सिविलाइजेशन वांगहो नदी के किनारे। तो इसका क्या था, ये सिविलाइजेशन नदियों के किनारे क्यों बसी? उसका 2-3 कारण है। एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कभी भी वार हुआ या कुछ हुआ तो फास्टेस्ट रूट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, नदी में नाव बना के कहीं एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट फास्ट तरीके से हो सकता है। नदियों के किनारे के जो लैंड होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, तो फर्टिलिटी के कारण जो है अनाज ज्यादा होगा, अपने लोगों को अच्छे से फीड करा सकेंगे। तो आप ये देखिए कि जब से एक सभ्यता की हमारे शुरुआत हुई तो नेचुरल रिसोर्सेज उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इवॉल्व्स बट इट वाज लैकिंग विद एसेंशियल लाइक सॉवरेनिटी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो पहले क्या हुआ, स्टेट का तो कॉन्सेप्ट एक आ गया कि एक टेरिटरी है, एक टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है, लेकिन उसके जो अलग जो इसेंशियल्स मैंने आपको पीछे बताया, जैसे आपका हो गया कि परमानेंट पॉपुलेशन उसमें थी, लेकिन जैसे सॉवरेनिटी मतलब कि एक सॉवरेन हो, मतलब उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग बॉडी ना हो उस एरिया के अलावा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। तो ये सब बेसिक चीजें जो थी स्टेट में वो मिसिंग थी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एंसेंट इंडियन जो टेक्स्ट है, जो हमारा जो पुराने बुक्स हैं, जो पुराने हमारे वो हैं, उसमें स्टेट के बारे में क्या दिया गया है। तो बेसिकली कौटिल्य जिनको हम बोलते हैं, या कभी विष्णुगुप्त भी बोलते हैं हम उनको, या चाणक्य भी बोलते हैं, उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र। उसमें अर्थशास्त्र में एक किंगडम को किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने लिखा है, राजा, अमात्य, कोष, बल, जनपद, मित्र और दुर्ग। इसमें दुर्ग मिसिंग हो गया है। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। तो एक राजा जो होता है, एक बेसिकली एक किंगडम के लिए क्या होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, राजा के मिनिस्टर होना चाहिए, उनका एक ट्रेजरी होना चाहिए, कोष होना चाहिए, बल होना चाहिए, उसके पास एक आर्मी होनी चाहिए, उसके पास एक दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग मतलब एक किला होना चाहिए जहां पर सारी चीजों को स्ट्रेटेजिकली वो कर सके, वहां से लोगों को फीड कर सके, जहां से वो शासन कर सके। एक जनपद, एक टेरिटरी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है, और उसके मित्र होने चाहिए, अगल बगल के राज्य के लोग जो हैं, अगल बगल वाले राज्य जो हैं, उसके मित्र होने चाहिए जो कि संकट की स्थिति में उसे उबार सके, उसकी मदद कर सके। और एक जो असली राजा है, एक ट्रू राजा है, उसका 2 काम होना चाहिए, दुर्ग निवेश और जनपद निवेश। मतलब एक राजा जो होता है वो अपने किले को इस तरीके से बनाए कि वो अभेद्य हो, उसे कोई हरा ना पाए। और दूसरा जनपद, जिस टेरिटरी पे वो राज कर रहा है वहां पर वहां के लोगों को किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ये देखना भी राजा का काम है। ये हमारे जो अर्थशास्त्रीय बुक है इसमें लिखी हुई है। और अब हम देखेंगे कि महाजनपद, जो 16 महाजनपद, पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, ये एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप इतना जानिए कि 16 महाजनपद होते थे, उसमें जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होता था वो था मगध। तो मगध की जो पहली कैपिटल थी उसका नाम था राजगीर, और दूसरी जो कैपिटल थी वो पटना आज के डेट में बोलते हैं, पाटलिपुत्र उसको हम बोलते थे पहले। तो राजगीर जो था उसको गृहकूट बोलते थे। गृहकूट मतलब 4 पहाड़ियों के बीच की तलहटी जो थी वहां पर ये बसा हुआ था। तो इतना इसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था कि कोई भी सेना इसको चारों तरफ से चढ़ाई नहीं कर पाती थी, अभेद्य था समझ लीजिए इनका किला एक तरीके से। और दूसरी राजधानी थी जो पाटलिपुत्र, उसको जल दुर्ग बोलते हैं। एक तरफ से गंगा नदी, एक तरफ से सोन नदी, इसके तरफ किनारों से ये बसा हुआ था। तो कोई भी जो लोग चढ़ाई करने वाले आते थे वो
नदी के धारा को पार करके और इनको हरा पाना ये कि बहुत मुश्किल काम था। और दूसरी चीज ये कि यहाँ के जो एम्परर हुआ करते थे, चंद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, ये लोग, सो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दूसरा जो डिवाइन किंग थे, जो अच्छे रूलर्स थे, उसके कारण जो है ये एक बहुत बड़ा महाजनपद बना, एक बहुत बड़ा किंगडम बना मगध। तो ये हमारा कुछ एंसेंट हिस्ट्री है, एंसेंट बुक्स जो बोलते हैं। अभी आप कालिदास की एक बुक है, कालिदास की एक लिटरेचर बुक है जिसको हम कुमार समूहम बोलते हैं, उसमें एक श्लोक है, अस्त्युतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो यदिविगाया स्थिति प्रदीप्नाम एवं मानदंड। So that basically means the land which is straight from Cape Comorin to the Himalayas. The person who will rule all over this territory is going to be known as चक्रवर्ती किंग। जो भी इतने बड़े टेरिटरी जो इसका एक छोर समुद्र को छूता है और एक सिर्फ जिसका माथा हिमालय है, इतने बड़े लैंड पर जो राज्य करेगा वो भारतवर्ष पे राज्य करेगा, उनके श्लोक के हिसाब से था। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि स्टेट का इमरजेंस कितना पुराना रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेट ये कोई बहुत नई चीज है, लेकिन जो हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप अभी नया पढ़ते हैं, इसको हम देखेंगे दूसरे तरीके से कि अभी किस तरीके से राज्य एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी हम इस टॉपिक में ये डील कर रहे हैं कि राज्य का इमरजेंस शुरू किस तरीके से हुआ, हमारी एंसेंट लिटरेचर्स, हमारी बुक्स क्या करती हैं, दुनिया में और जो सभ्यताएं थी वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करती थी। ठीक है, अब जैसे क्या है कि रोम हुआ करता था, रोम में यहां से जो सिल्क रोड पुराना है, सिल्क रूट से यहाँ पर दुकुल और साटक दो कपड़ा जो है भारत का मशहूर था, वो जाता था, वहां पर ट्रेड होता था। तो प्लाइनी द एल्डर की एक बुक है नेचुरलिया हिस्टोरी, मतलब नेचुरल हिस्ट्री करके एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में भारत कपड़े भेजता है, इसके बजाय हम अपने बुलियंस मतलब गोल्ड और जेवर ये सब जो है भारत को दे रहे हैं। तो ये सब सारे अकाउंट से ये पता चलता है कि जरूर पिछले जमाने में जो सिविलाइजेशंस हुआ करती थी वो भी किसी न किसी मीन से व्यापार करती थी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न स्टेट एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। सो मॉडर्न स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम करते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है, एम्बेसीज एक दूसरे के यहाँ बनती है, राजदूत है, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नया नया आया कि इंडिपेंडेंट रहेगा एक दूसरे से, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का जो एक आया, ये सब बेसिकली कैसे किस तरीके से स्टार्ट हुआ, ये चीजें देखिए आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो रेनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का ये अर्थ क्या हुआ? पुनर्जागरण, जैसे हिंदी मेरी उतनी ठीक नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। जैसे कि कोई आदमी शांतचित्त अवस्था में हो, उसकी चेतना को जगाना, जैसे हनुमान जी शांत थे और उनके बल को जगाया गया कि आपको तो बहुत ज्ञान है, आप ज्ञान गुण निधान है, तो वो फिर लंका गए और फिर वहां से सारा समाचार लाए, ऑल दैट। उसी तरीके से जब लोगों को उस टाइम उतने ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती थी, ये 16th सेंचुरी के समय की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके पहले की हम हिस्ट्री क्या जानते हैं, क्या है कि जैसे यूरोप है, तो यूरोप में जैसे भारत का धर्म हिंदुइज्म है, किसी भी एक राज्य का धर्म, जैसे पाकिस्तान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन बेसिकली हिंदू यहाँ पर ज्यादा बसते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता था, पहले हॉली रोमन अंपायर था। तो हॉली रोमन अंपायर में क्या होता था कि जो पोप होते थे, मतलब जो चर्च के जो आप बोल सकते हैं पोप, जैसे हमारे यहाँ होते हैं बाबा और इस्लामिक गुरु होते हैं, उसी तरीके से पोप भी क्रिश्चियनिटी के गुरु माने जाते हैं। तो पोप को माना जाता था कि ये जो कहेंगे वही सब होगा। तो वो टेथिस और सिमोनी, ये दो तरीके का आप वो बोल सकते हैं टेक्स्ट था, जो कि वो लोग लगाते थे लोगों पे कि अगर तुम टेथिस और सिमोनी ये दोनों टेक्स्ट तुम दोगे तो जितने भी तुमने सिंस करी हुई हैं, मतलब जो पाप तुमने किया हुआ है, तुम उससे मुक्त हो जाओगे, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मार्टिन लूथर किंग नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक सेट ऑफ सवाल लिख के दिया चर्च को, कुछ 54 की 55 सवाल उसमें थे कि ये अगर चीजें अगर आप मानते हैं तो आप इसका एविडेंस दीजिए, इसका एविडेंस दीजिए। तो चर्च जो है उसका आंसर कुछ नहीं दे पाया। तो जो लोग मार्टिन लूथर किंग के सपोर्ट में आए, जिन्होंने चर्च को प्रोटेस्ट किया, उसको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, और जो लोग चर्च के सिस्टम को अभी भी फॉलो करते हैं उनको हम कैथोलिक बोलते हैं। सो बेसिकली जब भी आप
क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में दो भाग होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो जो लोग चर्च को फॉलो करते हैं उसको कैथोलिक बोलते हैं, जो लोग मार्टिन लूथर किंग के बताए हुए पाथ को फॉलो करते हैं उनको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। उसी तरीके से इस्लाम में भी है, सिया है, सुन्नी है। उसी तरीके से हिंदुइज्म में कई सेक्ट हैं, वैष्णविज्म है, शैविज्म है, और भी कई तरह की है। मैं इसके लिए धर्म में नहीं जाना चाहता हूं, मैं बेसिकली आपको एक बैकग्राउंड बता रहा था कि रेनेसां क्या हुआ। तो 16th सेंचुरी जो थी वो टाइम क्या था कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस छापी, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने के कारण एक जगह की बात दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगी, लोग एक दूसरे की लैंग्वेजेस को, बातों को समझने लगे। तो उनको समझ में आया कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो हमारे ऊपर लोग राज्य कर रहे हैं, ये किस तरीके से हमारा जो है शोषण कर रहे हैं। तो उसके कारण उस टाइम बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, जैसे कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, ओपेनहेमी, ये लोग जो है आए। इनकी थियरीज जब लोगों को पता चली कि राज्य किस तरीके होना चाहिए, आइडियल स्टेट क्या है, तो विश्व के कई प्रांतों में, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फिर आपका उसके बाद फिर यूएसए में रिवॉल्यूशन हुआ, फिर वहां पर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के बाद सरकार बनी, राइज ऑफ कम्युनिज्म का, जो कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के जन्मदाता है। तो कई सारे पावर्स का इस तरीके से जो है डिक्लाइन हुआ, और नई नई जो है वो बनी, नई नई स्टेट्स बने। जैसे फ्रांस आजाद हुआ जार निकोलस के रूल से। इस तरीके से काफी सारी चीजों के बाद क्या हुआ कि नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट बने। ठीक है, तो 1648 में पीस ऑफ वेस्टफैलिया हुआ था। तो मैं आपको क्या बताया कि जो 30 साल का एक पीछे वार चल रहा था, जिसको हम 30 इयर्स ऑफ वार्स भी बोलते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। लोग एक दूसरे को मानते थे कि तुम धर्म के गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि 8 मिलियन लोग की इसमें मृत्यु हुई थी। तो 1648 में जो पीस ऑफ वेस्टफैलिया हुआ, वेस्टफैलिया एक जर्मनी में सिटी है, वहां पर जो हॉली रोमन एम्पायर था, मैंने आपको बताया, उसकी एक ट्रीटी हुई मुंस्टर में और दूसरा ऑजनबर्ग में। तो मुंस्टर की ट्रीटी फ्रांस के साथ हुई, हॉली रोमन एम्पायर की, और ऑजनबर्ग की जो ट्रीटी थी वो स्वीडन की हुई, स्वीडन के साथ हुई हॉली रोमन एम्पायर की। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, इससे जो 30 इयर्स ऑफ वार था, ठीक है, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में वार चल रहा था 30 साल से, उस पर विराम लगा। और जो नीदरलैंड था वो इंडिपेंडेंट स्टेट बना, जो कि स्पेन से अलग हुआ। ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन हम बस इसमें यह समझना चाह रहे हैं कि जो मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन कहां से शुरू हुआ। फ्रांस को एक परमानेंट वेस्टर्न पावर के रूप में एक्नॉलेज किया जाने लगा, और हॉली रोमन एम्पायर था वो टूट गया, और जर्मनी है, जो जर्मनी आज कंट्री है, उसको अपने राज्य का रिलीजन, मतलब अपने राज्य का रिलीजन को बताने का एक वो दिया गया, डिटरमाइन करने के लिए उनको मौका दिया गया। तो अभी क्या होता है कि इससे हम ये नोट करते हैं कि ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया थी, इससे प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी इमर्ज एज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। जो एक प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी मैंने बताया ना कि एक राज्य होगा, राज्य इंडिपेंडेंट होगा, और वो खुद का अपना सारा डिसीजन लेगा, कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं होगी, वो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों में उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, वो अपना फैसला खुद कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जो सोवरेनिटी है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद ही आई। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टेट, राज्य। जब भी तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि राज्य क्या है, राज्य किस तरीके से इवॉल्व हुआ, और इसेंशियल्स राज्य के क्या क्या है, जिसमें टेरिटरी था, परमानेंट पॉपुलेशन था, फिर गवर्नमेंट था, सॉवरेनिटी थी। अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के राज्य होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट क्या होती है? इट इज अ स्टेट गवर्न्ड बाय सिंगल एंटाइटी in which central government is ultimate supreme power. Majority of state in the world are unitary. Out of 193 UN member, 165 are governed by unitary state. So basically क्या है कि ऐसे देश जहां पर कोई राज्य सरकार ना हो, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया एक फेडरल स्टेट है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हेड करते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, मतलब कोई भी राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, उसको जो है अलग जो राज्य है उसमें इलेक्शन होंगे, और उसको हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर हेड करेगा।
तो ये एक तरीके का फेडरल स्टेट हुआ। लेकिन यूनिटरी स्टेट वो स्टेट होगा जहां पर एक सिंगल गवर्नमेंट होगी। जैसे एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कम्युनिस्ट चाइना। चाइना में कोई ऐसा राज्य वाज्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल में रूल करती है। वो लोकल मुद्दे भी देखेगी, वो राज्य के भी मुद्दे देखेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी देखेगी। और फेडरल स्टेट का क्या मतलब हुआ? डिवीजन ऑफ पावर मैंने अभी बताया। जैसे कि हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सब सारी चीजें देखेंगी। जो राज्यों के अपने लोकल नीड्स हैं, जैसे पानी, बिजली, इन सब की समस्या जो है वो राज्य सरकारें देखेंगी। और उसमें भी हम पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी बना दिए हैं कि शहरों में म्यूनिसिपैलिटी देखेगी और गाँव की जो समस्या होगी वो पंचायत देखेगी। तो मतलब हम लोग गवर्नमेंट को एक बेसिक से बेसिक यूनिट तक, नीचे तक लेके गए हैं। तो ये फेडरल स्टेट का मतलब हो गया। यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट हमारा क्लियर हो गया। कॉन्फेडरेशन क्या होता है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट which in order to secure some common purpose agree to certain limitation on their freedom and establish joint machinery of consultation और deliberation। बेसिकली क्या होता है, कई कई जो राज्य होते हैं, कई कई देश ऐसे होते हैं जो कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि हम ये फॉलो करेंगे, हम भी ये फॉलो करेंगे, हम भी ये फॉलो करेंगे। और वो लोग अपना एक एसोसिएशन बना के एक राज्य बनाते हैं, ठीक है, एक यूनाइटेड राज्य बनाते हैं, उसको हम कॉन्फेडरेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे कि यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं, टोटल 50 राज्य। जब आप भी कभी भी यूएसए का आप झंडा देखें तो उसमें 50 स्टार्स होते हैं। वो 50 स्टार क्या सिंबलाइज करते हैं कि यूएसए जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कॉन्फेडरेशन है 50 राज्यों का। जैसे कोलोराडो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन हो गया, मायामी हो गया, नॉर्थ का निकट हो गया, साउथ का निकट हो गया। ऐसे कई सारी टेरिटरी हैं जिनको मिला के यूनाइटेड स्टेट बना हुआ है। कॉन्डोमिनियम स्टेट क्या होता है? इट इज अ पॉलिटिकल टेरिटरी इन और ओवर विच मल्टीपल सॉवरेन पावर फॉर्मली एग्री टू शेयर इक्वल डोमिनियन एंड एक्सरसाइज देयर राइट विदाउट डिवाइडिंग द नेशनल जोन। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप समुद्र है, समुद्र किसी कंट्री का नहीं होता है, एक इंटरनेशनल वाटर उसको बोलते हैं, वो सारे लोगों का है। उसी तरीके से क्या होता है कि कोई कोई राज्य ऐसा है जो कि किसी कंट्री के अंतर्गत है। जैसे जब ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था तो सूडान जो कंट्री थी वो इजिप्ट का उससे बॉर्डर लगता था, तो इजिप्ट भी कुछ डिसीजन वहां दे सकता था। और ब्रिटेन की वो कॉलोनी थी तो कुछ जो है राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ब्रिटेन भी दे सकता था। तो एक जो पॉलिटिकल टेरिटरी है जिसको कई लोग शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कॉन्डोमिनियम स्टेट भी बोलते हैं। अब वेसल स्टेट क्या होता है? अ कंट्री कंट्रोल्ड बाय मोर पावरफुल कंट्री हैड टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू पे मनी व्हेन इट नीडेड। सो क्या है कि जैसे कि आप एग्जांपल में लेके भूटान और नेपाल का, भूटान और नेपाल एक तरीके के वेसल स्टेट है। मतलब नेपाल और भूटान, इन लोगों के पास खुद की कोई आर्मी नहीं है। इनसे जो स्ट्रॉन्गर स्टेट है वो है इंडिया। तो इंडिया की जिम्मेदारी है कि भूटान को मिलिट्री सपोर्ट भी दे और भी जिस तरीके का इनको नीड होगी किसी भी चीज की, वो जो है इंडिया प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसकी एक शर्त ये होगी कि जो इंटरनल मैटर है, भूटान या नेपाल के अंदर की पॉलिटिक्स है, अंदर वो अपने लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसमें भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ रहे हैं? एक्सटर्नली उसको दुश्मनों से बताएगा, लेकिन वो टेरिटरी इंटरनली जो कि ऑटोनॉमस होगी। मतलब कि भूटान, जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, भूटान का खुद का राजा है, नेपाल में खुद के इलेक्शंस होते हैं, वहां पर राज्य चलता है, सब कुछ है, लेकिन उनकी कोई आर्मी नहीं है। भारत जो है उसको मिलिटरीली प्रोटेक्ट करता है। तो वेसल स्टेट का मतलब यही हुआ कि जैसे एक राज्य है तो राज्य के पास भाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की आर्मी तो होगी उसकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ऐसे राज्य जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, असमर्थ है, जो कि स्ट्रांगर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनको हम वेसल स्टेट भी बोलते हैं। अब रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। अब एक स्टेट को दूसरा स्टेट रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि जैसे इंडिया है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं भाई ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये किस तरीके से होगा? एक स्टेट दूसरे स्टेट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा उसको हम पढ़ते हैं। तो दो तरीके का रिकॉग्निशन होता है, एक डी फैक्टो, एक डी ज्यूरे रिकॉग्निशन। तो डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट और डी ज्यूरे मतलब बाई लॉ। तो जैसे क्या है कि आप इसके लिए केस स्टडी लीजिए। 1971 में पहले जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तो एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। तो जो वेस्ट पाकिस्तान है वो अभी का पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाली डोमिनेटेड लोगों का था। वो 1971 में उसको
बांग्लादेश हो गया, वो जब वो पाकिस्तान से डिवाइड करा दिया गया 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार में। तो क्या था कि इंडिया जो है उसको डी फैक्टो पहले से स्टेट मानता था कि नहीं ये बंगाली लोगों का नेशन है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ अपना डिप्लोमेटिक टाइज करता था, लेकिन जब तक वो पाकिस्तान से आजाद नहीं था तब तक फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थी इन दोनों के बीच में। लेकिन जब 1971 में भारत ने वेस्ट पाकिस्तान से आजाद करा दिया ईस्ट पाकिस्तान को, तो उसको डी जूरे रिकॉग्निशन दे दिया। मतलब कि लीगली बांग्लादेश अब एक स्टेट हो गया, उसके पास टेरिटरी भी है, उसके पास पॉपुलेशन भी है, उसके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और वो सॉवरेन भी है। अब वो किसी के अंतर्गत नहीं है, अब वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो आप डी जूरे और डी फैक्टो रिकॉग्निशन में मतलब समझ गए कि एक पीछे से बैक सपोर्ट देना और एक लीगल तौर पे एक रिकॉग्निशन दे देना कि नहीं आप भाई एक फुल्ली स्टेट है, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, दो तरीके का फॉर्म होता है रिकॉग्निशन का, एक होता है एक एक्सप्रेस रिकॉग्निशन और दूसरा होता है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन बाय एग्जिस्टिंग स्टेट विच पर्पज द इंटेंशन टू रिकॉग्नाइज न्यूली बॉर्न स्टेट, ठीक है। मतलब एक जो राज्य है दूसरे राज्य को डिक्लेयर करता है कि नहीं भाई आप एक प्रॉपर लीगल स्टेट है, वो एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। लेकिन क्या है, इनसे इम्प्लाइड रिकॉग्निशन तब दी जाती है, ये आप डिप्लोमेसी में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य है, वहां पर सिविल वार चल रहा है, तो हम उसमें से एक पार्टी को बोले कि अगर तुम इस राज्य में सरकार बना लोगे, ठीक है, तो हम तुम्हें तुमको हम एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अभी जब तक कि तुम लड़ाई जीते नहीं हो तब तक एक इम्प्लाइड तुमको रिकॉग्निशन दिया गया है, समझ रहे हैं। जैसे आप सीरिया को ले लीजिए, सीरिया में एलावाइड डायनेस्टी है, वहां पर रूल हो रहा है, अभी वहां पर सिविल वॉर चल रहा है। यूएस बोलता है दूसरी पार्टी को कि हम तुमको रिकॉग्निशन देंगे स्टेट का, रसिया बोलता है दूसरे पार्टी को कि हम तुमको रिकॉग्निशन देंगे। तो एक तरीका का क्या है, इम्प्लाइड रिकॉग्निशन है। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर और चीज़ों को जानना है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि अगर और भी कोई वीडियो आती है नेक्स्ट वीडियो तो आप उसको देख सकें। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं या उस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। मैं रियल टाइम में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।